नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार एजुकेशन ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शारीरिकी के टेस्ट की तीसरी श्रृंखला है और कुल टेस्टों की संख्या ये आपकी 7वीं होगी। समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपका प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। बी ए बी, ओ, बी ए बी अथवा ओ। तो आपका सही उत्तर है ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि पॉसिबल ब्लड ग्रुप जो होगा वो या तो ए होगा या तो ओ होगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपका ओ दिया हुआ है, इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है बी या ए, अगला ए बी या ए, अगला ए या ओ, अगला ए बी या बी। आपका सही ऑप्शन है वह या तो ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है या तो फिर बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। यानी कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जहाँ से हमको भूख लगता है और भोजन करने के बाद हमको संतुष्टि का अनुभव होता है। आसान भाषा में यह प्रश्न है। आपके ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क जिसको हम लोग सेरेबेलम भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस में, मेडुला एब्लोंगेटा में। आपके सही उत्तर हैं हाइपोथैलेमस में। अगला है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला एब्लोंगेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ठीक है। अगला, सेरिब्रम किससे संबंधित है, यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। तो इसको तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांता, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। आपका सही उत्तर है प्रमस्तिष्क। अगला, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। प्रमस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। आपका सही उत्तर है मस्तिष्क कोशिकाएं। इनमें जो होता है वो पुनर्योजन की शक्ति जो होती है वो कम होती है कोशिकाओं में। इसलिए जब कभी भी ब्रेन में अगर कोई भी ऐसी क्लोटिंग होती है या फिर सेल डेड कर जाता है तो वह ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। अगला, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है सेंट्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, न्यूरॉन। तो आपका सही उत्तर है न्यूरॉन। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी न्यूरॉन है यानी कि तंत्रिका कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं। 12, 13, 31, 33। तो आपका सही उत्तर है 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो निकलती हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कोशिक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। आपका सही उत्तर है कशेरुक रज्जु में। अगला, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में,
हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? तो आपका सही उत्तर है, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 14%, 16%, 20%, 25%? तो आपका सही उत्तर है लगभग 16% ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38, 48? तो आपका सही उत्तर है 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिनमें से कुछ जो होता है वो अपूर्ण पाचन एवं शोषण में नष्ट हो जाता है, और 32 एटीपी के लगभग जो ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के भी नाम से जाना जाता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार? आपका सही उत्तर है 16 से 18 बार सांस लेता है वो 1 मिनट में। अगला, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर बायोब्लास्ट के भी नाम से जाना जाता है। अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस, जल अपघटन? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस या फिर हाइड्रोलाइसिस? तो ग्लूकोज जब आपका जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायु श्वसन। अगला, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%? तो लगभग 4% होती है। ठीक है, 0.2% हम लोग जब सांस लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है 0.2%, और बाहर निकलती है लगभग 4% के करीब में। अगला है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व एटीपी का, फ्यूमेरिक अम्ल का? तो सही बात है आपका पाइरुविक अम्ल का, जो कि पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल? तो आपका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल, और इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के ही कारण मनुष्य के शरीर में क्या होता है, थकान का अनुभव होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट? तो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो है वो आपका यूरिया है, जो कि यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन यूरिया का फॉर्मेशन हमारे यकृत में ही हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला, स्तनधारियों में यूरिया बनते हैं यकृत यानी कि लीवर में, गुर्दे यानी कि वृक्क में, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, मूत्राशय की थैली? तो आपका सही उत्तर है, अभी मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर, तो यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में ही हो जाता है हमारे। तो हम लोग क्या है, स्तनधारी हैं, तो स्तनधारियों का कहाँ पर हो जाता है, आपके लीवर में ही हो जाता है। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अटुव ग्रंथि, अटुव ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास?
तो सबसे छोटी जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है। अगला, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो ये आपकी किडनी का ही भाग है जो है आपका बोमेन संपुट, वहीं पर जो है आपका ब्लड छान दिया जाता है। अगला, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो आपने इसको पढ़ा होगा, मैंने इसको खुद ही आपको बताया हुआ है आपके डाइजेशन वाले चैप्टर के वीडियो में, कि जब मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की डेथ हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की डेथ होने के बाद यूरोक्रोम का फॉर्मेशन होता है, और इसी यूरोक्रोम के ही कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न 126, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो आपका सही उत्तर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्यों? क्योंकि जो आपका किडनी वगैरह का स्टडी होता है उसको नेफ्रोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस, सक्रिय परिवहन। तो आपको तो पता ही है कि लोगों को डायलिसिस पर रख दिया जाता है, यानी कि कृत्रिम गुर्दे पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो यह डायलिसिस पर कार्य करता है। अगला, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। तो आपका सही उत्तर है मूत्र में। अगला प्रश्न, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो अभी आपको बताया था कि किडनी के लिए ही होता है, तो वो आपके वृक्क सही उत्तर हो जाएगा। अगला, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्रों को खोलने के लिए, शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शरीर के तापमान का विनियंत्रण करने के लिए। अगला प्रश्न, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला एक प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। तो आपका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता तो वह किडनी के पत्थर का निर्माण करना स्टार्ट कर देता। अगला, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो हेनले लूप जो है वो आपके उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, अगला, सामान्य निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, आच्छाद योनि में। तो निषेचन जो होता है वो डिंब वाहिनी नली यानी कि फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगला, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फिलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बच्चा जो होता है अपनी माँ के गर्भ में जो पोषण प्राप्त करता है वो किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो वो प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है। तो आपका अपरा यानी कि प्लेसेंटा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कोरियानिक द्रव में, अमनियाटिक द्रव में, प्लेसेंटल द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कि वह जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं अमनियाटिक लिक्विड या फिर अमनियाटिक द्रव। अगला, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन, परागमन। तो जब दो युग्मक
जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइज होते हैं। यानी कि जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ओवा जो है वो आपका फीमेल गैमेट है और जो स्पर्म है वो मेल गैमेट है। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो आपका सही उत्तर है आपका अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, कि बच्चा कितना बड़ा हुआ है, उसका क्या विकास है, कोई चीज़ खराबी तो नहीं है, यह सब जानने के लिए जो होता है वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगला, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडासन, अंडाशय, अपरा कोशिका। तो आपका सही उत्तर है बीजांडासन। ठीक है। अगला, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्ग का, निषेचन का, गर्भधारण का, शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। तो आपका सही उत्तर है अंडोत्सर्ग का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन है आपके, जब भ्रूण बनने की क्रिया प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो आपका सही उत्तर है कि फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाएगा और बेबी का डेवलपमेंट अंदर होगा, यानी कि माँ के गर्भ में होगा। उसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला, बच्चे के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। तो लिंग का निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो आपका पिता होता है। माता हो नहीं सकती, क्योंकि अगर माता होती तो माँ के पास दोनों एक्स गुणसूत्र थे, वो ऑटो फर्टिलाइज यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकती थी। लेकिन जो सेक्स रेगुलेशन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है? आपके वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि फादर क्रोमोसोम होते हैं। अगला, मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का। तो आपके सही उत्तर हैं 9 महीने का गर्भकाल, यानी कि लिया है वो 270 दिन हम लोग मानते हैं उसे। अगला, स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, न्यूरेटॉमी, साइकेडेमी। तो जब स्त्रियों की बात है तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टॉमी। अगला प्रश्न, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, न्यूरेक्टॉमी, साइकेडेमी। तो आपका सही उत्तर है वैसेक्टॉमी। तो इसमें क्या होता है कि जब फिलोपियन ट्यूब को टिप कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, और जब वासा डिफरेंस को काट दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टॉमी। जब कभी भी मेल के वासा डिफरेंस को काट देंगे तो स्पर्म में सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। अगला, प्रथम परखनली शिशु का नाम था आस्था, इंदिरा, डॉली, लुइस। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम जो था वो लुइस था, और प्रथम परखनली शिशु का निर्माण कौन किया था? एडवर्ड और स्ट्रेप्टो ने किया था। यहाँ पर जो डॉली दिया हुआ है वह डॉली सबसे पहले जो पहली क्लोन थी जो सन 2006 में बनी थी, वह डॉली नाम के भेड़ की बनी थी। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने सबसे पहले भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था जिसका नाम आस्था रखा गया था। अगला, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड की अनुक्रम को, हार्मोन्स के प्रकार को। तो आपका सही उत्तर है भ्रूण के लिंग को। तो एमनियोसेंटोसिस जो होता है वो आपके भ्रूण में लिंग के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली
कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। तो जितनी भी आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, और जितनी एक्सोक्राइन होती हैं वो विथ डक्ट होती हैं। अगला, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को कहते हैं? रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। तो जो डक्टलेस होते हैं उनको इंडोक्राइन कहते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन से ही निकालते हैं। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। तो जो आपका यकृत है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन नहीं है। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के भी नाम से जाना जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार की पूछी गई प्रतियोगी परीक्षाओं का संकलन है। हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमें यह जरूर बताया करें कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं या फिर आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।